रिटायर होने से पहले अपना बिजनेस एम्पायर मेरी माँ को नहीं दिया, बल्कि जबरदस्ती मुझे सौंप दिया। माँ जो बचपन से ही बहुत एम्बिशियस थी, ऊपर से तो मेरी बहुत तारीफ करती थी, पर असल में छुप-छुप कर उस प्रॉपर्टी पर नजर गड़ाए बैठी थी। लेकिन मैंने कभी इन चीजों की परवाह नहीं की, क्योंकि अपने रिटायरमेंट से ठीक 1 दिन पहले नाना ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, एक बात है जो मैंने तुमसे 20 सालों तक छुपाई है। असल में तुम जांग चुनफांग के असली बेटे नहीं हो। नाना की आवाज भारी थी। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। 20 साल पहले एक राइवल कंपनी की फेक नर्स ने उनकी बेटी को चुपके से बदल दिया था। जब नाना को इस सच का पता चला और वो अपनी असली बेटी को ढूंढने गए, तो पता चला कि डिलीवरी के दौरान उसकी मौत हो चुकी है। पीछे रह गया सिर्फ एक बेटा, यानी मैं। और उस वक्त जांग फैमिली में जिस बच्ची को लाया गया था, वो मेरी आज की माँ जांग चुनफांग थी। नाना ने आंखें बंद की और दर्द भरी आवाज में कहा, गुस्से में आकर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें और उसके बेटे को एक बार फिर स्वाप कर दिया। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनमें सिर्फ गिल्ट था। उसने मेरी बेटी की जगह ली थी। मैं चाहता था कि वो भी महसूस करे कि अपने ही खून को दर-दर की ठोकरें खाते हुए देखने का दर्द क्या होता है। इस सच ने मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। मेरे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला तो मेरी माँ जांग चुनफांग ही असली फेक थी। नाना ने कहा, मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है। मुझे पता है तुम्हारे अंदर एम्बिशन है, तुम इतने कमजोर नहीं हो। इसीलिए मैंने कंपनी के सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए। उसने तुम्हें 20 साल तक पाला है, अब उसे अपनी माँ मानना है या नहीं, ये डिसीजन तुम्हारा है। उस वक्त ये सब एडजस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने तय किया कि मैं जांग चुनफांग से ये कड़वा सच छुपाऊंगा। आखिरकार मैंने उसे 20 साल तक माँ कहा है। भले ही वो मेरे साथ हमेशा कोल्ड रही हो, लेकिन मेरी फीलिंग्स तो उससे जुड़ी थी। अफसोस, मैंने उसे चांस दिया पर उसने उसका फायदा नहीं उठाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी पोजीशन पक्की करने के बाद मैं पढ़ाई के लिए विदेश चला गया, ताकि अपनी स्टडीज भी पूरी करूं और मार्केट भी एक्सपैंड करूं। लेकिन मेरे विदेश जाने के पहले ही दिन माँ अपने असली बेटे को घर ले आई। सिर्फ 2 साल के अंदर उस असली वारिस ने घर के हर इंसान का दिल जीत लिया था। और जब मैं वापस आया तो माँ ने मेरे मुंह पर डिसऑनमेंट पेपर्स फेंक दिए। इस वक्त मेरी फियांसे और मेरा सबसे अच्छा दोस्त दोनों उसके साथ खड़े थे। वो मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई खतरा हूं। उन्हें डर था कि कहीं सच जानकर मैं अपना आपा ना खो दूं और जांग बिन पर अटैक ना कर दूं। भाई, जांग बिन ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, मैं सच में तुमसे कुछ भी छीनना नहीं चाहता था, लेकिन जांग फैमिली ने वापस आने के बाद इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास नाना के दिए हुए शेयर्स हैं और कंपनी से तुम्हें भारी प्रॉफिट मिलता है, लेकिन तुमने कभी माँ को पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से सर्कल की बाकी औरतें उनका मजाक उड़ाती हैं। मैंने ये भी सुना है कि तुमने लियो रियान को कंपनी में कोई पोजीशन नहीं दी और तुम हमेशा उसे लड़ते रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड यूशुआन ने तुमसे एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की भीख मांगी, पर तुमने साफ मना कर दिया। उसने एक लंबी सांस ली। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है भाई। भाई, तुम्हारे लिए पैसा कुछ ज्यादा ही मायने रखता है। तुम अपने दोस्तों और परिवार के लिए बहुत कोल्ड हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उनके साथ ऐसा कभी नहीं करता। मेरे लिए वो इस पैसे से कहीं बढ़कर है। उसने अपने हाथ कसकर बांध लिए। क्या तुम मेरी चीजें मुझे वापस लौटा सकते हो? मैं तुम्हें अपने पैसे का इस्तेमाल करके उन्हें और हर्ट करने की परमिशन नहीं दे सकता। ये सुनते ही लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। मेरी फियांसे लियू रुयान और मेरे दोस्त जाओ यूशुआन के चेहरों पर एक गहरी इमोशन साफ नजर आ रही थी। पास खड़ी माँ तो जैसे रोने ही वाली थी। सुना तुमने? इतने सालों में अगर तुम बिन की आधी भी कैरिंग होते ना, तो हमें तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना पड़ता। सबकी नफरत भरी नजरों के बीच मैं शांति से सोफा पर बैठ गया और अपने लिए एक कप चाय डाली। फिर मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और बड़े आराम से कहा, माँ, तुम बचपन से ही नाना के लाड़ प्यार में बड़ी हुई हो। शादी से पहले माँ बनने के बाद भी तुमने मुझे बस नानी के भरोसे छोड़ दिया और जिंदगी भर बिना किसी टेंशन के मजे किए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तुम्हारी उन किटी पार्टी वाली सहेलियों ने तुम्हें भड़काया ताकि तुम मुझ पर शेयर्स तुम्हारे कंट्रोल में देने का प्रेशर डाल सको, जबकि तुम्हें बिजनेस का कुछ नहीं पता। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो बस हमारे बीच आग लगा रही थी? मैंने तुम्हें उनसे दूर रखा तो वो तुम्हारे ही भले के लिए था। ये सुनकर माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो सब दिल से मेरी फिक्र करती है। मुझे तो लगता है कि तुम ही मेरा भला नहीं चाहते। मैं तुम्हें बता दूं, पिछले 2 सालों में जब से बिन वापस आया है, वो मेरी हर बात मानता है। मुझे अब जाकर पता चला है कि एक प्यारा बेटा क्या होता है। और तुम मुझे रुलाने और उन शेयर्स को कसकर पकड़ने के अलावा तुमने किया ही क्या है? मैंने एक गहरी सांस छोड़ी और अपने उस दोस्त की तरफ मुड़कर देखा जिसके साथ मैं बड़ा हुआ था, जाओ यूशान। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी दोस्ती वाली मुस्कान नहीं थी। वहां बस एक गंदा सा मजाक था। जांग जैन, आखिरकार तुम्हें अपने किए की सजा मिल ही गई। मेरे पापा के पास एक प्रोजेक्ट था। अगर जांग फैमिली हाँ कर देती तो बहुत बड़ा हिट होता, पर तुमने साफ मना कर दिया। उल्टा मुझे उस प्रोजेक्ट से पीछे हटने को कहने लगे। उसने एक जोरदार ताना मारा। असल में तुमने मुझे कभी अपना भाई माना ही नहीं। तुम्हें डर था कि कहीं मैं सच में पैसे न कमा लूं। उसने पलक झपकाते हुए जांग की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। दिन ने मुझसे प्रॉमिस किया है, जैसे ही कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर उसके हाथ में आएगी, वो तुरंत मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। इसे कहते हैं असली भाई, यूशुआन। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। मैंने उस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन करी थी। सामने वाली कंपनी को पिछले ही महीने डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया गया था। उनके बॉस पर कई प्रोजेक्ट्स में फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें इस रिस्क के बारे में पता नहीं था। जाओ यूशुआन का चेहरा पल भर के लिए पीला पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। बकवास मत करो, मुझे पता है तुम बस मेरी मदद नहीं करना चाहते। इतने साल तुम्हारे साथ दोस्ती रखकर मैंने अपनी किस्मत फोड़ ली। उसे गुस्से में देखकर जांग बिन तुरंत आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने लगा। यूशुआन भाई, गुस्सा मत करो। जैसे ही शेयर्स मेरे नाम होंगे, मैं सबसे पहले तुम्हारी ही मदद करूंगा। उन दोनों के इस ड्रामे को देखकर मुझे हंसी आ गई। शेयर्स मिलने का वेट करने की क्या जरूरत है? तुम चाहो तो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो और इस प्रोजेक्ट का रिस्क एक साथ आ सकते हो। बाद में जब तुम्हें मेरे शेयर्स मिल जाएंगे तो टाइम भी बच जाएगा। क्या ख्याल है? जांग बिन के चेहरे पर एक पल के लिए कंफ्यूजन दिखा, लेकिन फिर उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया। ठीक है, मैं साइन करूंगा। मुझे यूशुआन भाई पर पूरा ट्रस्ट है। अगर प्रोजेक्ट फेल भी हो गया तो जांग फैमिली के शेयर्स हमें बचा लेंगे। अभी जाओ यूशुआन का पूरा सपोर्ट जीतना और जांग जेहंग के करीबी लोगों को अपनी तरफ करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सब सोचकर उसने बिना एक पल गंवाए कॉन्ट्रैक्ट मंगवाया और तुरंत अपने साइन कर दिए। फिर मेरी नजर मेरी फियांसे लियू रुयान पर गई। या अगर सही से कहूं तो अब वो जांग बिन की फियांसे बन चुकी थी। रुयान भी मेरे पास आई और मुझे घूरते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी नफरत भरी मुस्कान थी। जांग जेहंग, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जांग फैमिली की कंपनी मुझे संभालने दो, पर तुमने कभी नहीं सुनी। मैंने कितनी बार कहा कि तुम में वो कैपेबिलिटी नहीं है। कंपनी के काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी, पर तुम्हें तो बस अपनी ही चलानी थी और शेयर्स को अपनी मुट्ठी में दबाकर रखना था। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। अच्छा हुआ तुम इतने जिद्दी निकले, वरना मैं एक फेक वारिस से शादी कर बैठती। अब अगर तुम घुटनों के बल बैठकर भी मुझसे शादी की भीख मांगो ना, तो भी मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बिन से शादी करूंगी। वही जैंग फैमिली का असली है। और जहां तक तुम्हारी बात है, उसने मुझे सिर से पैर तक बड़ी ही घटिया नजरों से देखा। तुम कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, तुम्हें घर से बाहर तो फेंका ही जाएगा। पास खड़ी मेरी मां ने जोर से ताना मारा। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? अगर तुमने पहले हमारी बात सुनी होती तो आज तुम्हें इतनी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती कि कोई तुम्हें देखना तक पसंद नहीं कर रहा। जांग बिन ने आगे बढ़कर मां का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों एक परफेक्ट मां बेटी की तरह लगे थे। उसने बड़े ही मासूम अंदाज में कहा, भाई, अगर तुमने मां के साथ थोड़ा भी अच्छा बर्ताव किया होता तो तुम्हारी असली आइडेंटिटी सामने आने के बाद भी वो तुम्हें घर से नहीं निकालती। तुम खुद अपनी हरकतों की वजह से इस मुकाम पर पहुंचे हो। मुझे पता है तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि तुम जांग फैमिली के बेटे नहीं हो, लेकिन जो चीज तुम्हारी नहीं है उस पर हक जताना भी तो सही नहीं है ना? उसकी आवाज में वो जीत का घमंड और चैलेंज साफ झलक रहा था। अच्छा, मैंने उसकी तरफ देखा और फिर लिविंग रूम में खड़े बाकी चेहरों को देखा जो मुझे नफरत और मजाक की नजरों से घूर रहे थे। मैं खुद पर ही हंस पड़ा और सोफा से उठ खड़ा हुआ। अगर ऐसा ही है तो क्यों ना मैं तुम सबकी एक ख्वाहिश पूरी कर दूं। जांग चुनफांग ने टेबल की दराज से एक डॉक्यूमेंट निकाला
और उसे जोर से सामने पटक दिया। बिन की शांति के लिए ये डिसऑनमेंट एग्रीमेंट है, इस पर साइन करो। आज से तुम्हारा और मेरा माँ बेटे का कोई रिश्ता नहीं है माँ। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हो? बिल्कुल। जांग चुनफांग ऐसे हंसी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। तुम अभी भी सपने देख रहे हो कि मेरा दिल पिघल जाएगा। तुम्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जांग फैमिली की प्रॉपर्टी असली खून को ही मिलेगी, किसी बाहर वाले को नहीं, समझे? लियू रुयान ने भी मुझे पुश किया, जांग जिहेन टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुमने साइन नहीं किए तो हम लॉयर्स को बुलाकर तुम पर जांग फैमिली की प्रॉपर्टी पर इलीगल कब्जा करने का केस ठोक देंगे। जाओ यूशुआन भी पीछे नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, जो चीजें तुमने चलाई हैं उन्हें चुपचाप बिन को वापस कर दो। जांग बिन ने एक लफ्ज नहीं कहा, बस अपनी उन आंखों से मुझे घूरता रहा जो बिल्कुल जांग चुनफांग जैसी थी, और उसकी आंखों में जीत का गुरूर साफ दिख रहा था। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, मैंने पेन उठाया और उस पेपर पर अपने साइन कर दिए। पल भर में ही लिविंग रूम का टेंशन मानो एकदम से गायब हो गया। बस फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने जो सोचा था कि मैं टूट जाऊंगा, रोऊंगा और गिड़गिड़ाऊंगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उन सबके चेहरों पर एक अजीब सी मायूसी छा गई। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, जहां तक कंपनी के शेयर्स का सवाल है वो मुझे नाना ने दिया है। अगर उन्हें ट्रांसफर करना है तो उसके लिए ना की परमिशन जरूरी है। तुम लोगों को जो भी बात करनी है 3 दिन बाद होने वाली बोर्ड मीटिंग में ना से सीधे पूछ लेना। जांग चुनफांग ने जोर से ठाकर कहा, वो मेरे पिता है। तुम्हें क्या लगता है वो अपने असली खून को छोड़कर तुम जैसे बाहर वाले का साथ देंगे? ठीक है, तो फिर बोर्ड मीटिंग में ही मिलते हैं। मैंने आराम से अंगड़ाई ली, अपना सिर सहलाया और सोने के लिए अपने कमरे की तरफ चल दिया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरा पूरा कमरा खाली हो चुका था। मेरा सारा सामान पैक करके बेसमेंट में फेंक दिया गया था। मेरा वो आलीशान मास्टर बेडरूम जिसमें फ्रेंच विंडोज और प्राइवेट बाथरूम था, उसे अब एक स्टोर रूम बना दिया गया था। और मेरे लिए 3rd फ्लोर के कोने में एक छोटा सा मेड रूम तैयार किया गया था। वो कमरा 10 स्क्वायर मीटर से भी छोटा था, जिसमें बस एक छोटी सी खिड़की थी। जांग बिन ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, घर में कोई और एक्स्ट्रा रूम नहीं बचा है तो तुम्हें कुछ दिन यहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। भाई तुम सच में बहुत लकी हो। मेरे गांव वाले घर में तो मुझे ऐसा कमरा भी नसीब नहीं हुआ था। ये कहते ही उसकी आंखें भर आईं, जैसे वो अपने किसी बहुत दर्दनाक अतीत को याद कर रहा हो। मैंने एक हल्की सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा, तो फिर तुम्हारे हाथों पर एक भी कैलसिस क्यों नहीं है? तुम्हारे हाथ तो इतने सॉफ्ट और व्हाइट हैं जैसे तुमने कभी कोई मेहनत का काम किया ही ना हो। क्या गांव की लाइफ इतनी कंफर्टेबल होती है? जांग बिन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। लियू रुयान तुरंत उसे बचाने आ गई। जांग जिहेन, तुम बिन के स्ट्रगल का मजाक उड़ा रहे हो। ये तो उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। तुम सच में हमेशा की तरह जहरीले ही रहोगे। मैं एक पल के लिए स्पीकलेस हो गया। ये ड्रामा सबसे पहले जांग बिन ने ही तो शुरू किया था। मैंने अपना हाथ झटक दिया। ठीक है, ये कमरा तुम लोग ही रख लो, मेरे इस घर से जाना ही ठीक है। मुझे खुद से जाता हुआ देखकर जांग बिन के होंठों पर एक बहुत ही शातिर मुस्कान आई। जब किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं था, वो एक कदम आगे आया और इतनी धीमी आवाज में बोला जो सिर्फ मुझे सुनाई दे, भाई सच कहूं तो मुझे तुम्हारा थैंक यू बोलना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी एक्साइटमेंट चमक रही थी। जब मैं जांग फैमिली में वापस आया था तो मुझे डर था कि मैं यहाँ फिट नहीं हो पाऊंगा। आखिरकार तुम उनके साथ 20 सालों से रह रहे थे और तुम्हारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था। नॉवेल्स में भी तो ऐसा ही होता है ना, अडॉप्टेड बेटे को असली बेटे से ज्यादा प्यार मिलता है। उसने एक छोटी सी हंसी हंसी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे। माँ के साथ तुम्हारा कोल्ड बिहेवियर, अपनी फियांसे को इग्नोर करना, और यहाँ तक कि अपने बेस्ट फ्रेंड को भी अपना दुश्मन बना लेना। सच सच बताना, क्या तुमने मेरे खुद रास्ता साफ नहीं किया? फिर वो एक कदम पीछे हट गया और वापस अपने उसी मासूम अवतार में आ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जहरीला घमंड था। थैंक यू भाई, तुम मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा बेवकूफ निकले। वो शायद मेरे गुस्से से फटने का वेट कर रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ एक अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, यू आर वेलकम। अगले 3 दिनों तक मैं होटल की एक आलीशान स्वीट में आराम फरमाता रहा। मेरे फोन पर लगातार कॉल्स आ रहे थे। जांग चुनफांग ने कंपनी का बॉस बदलने की न्यूज पूरी मार्केट में फैला दी थी। हर कोई मुझसे सच उगलवाने के लिए पागल हो रहा था, पर मैंने एक भी कॉल पिक नहीं किया। इधर अपने नाम होने वाले शेयर्स की खुशी सेलिब्रेट करने के लिए जांग बिन और जाओ यूशुआन शहर के सबसे महंगे क्लब्स और बार्स में पैसे उड़ा रहे थे। क्योंकि बिन के कार्ड में अभी पैसे नहीं आए थे, इसलिए वो सारे बिल्स जाओ यूशुआन के कार्ड से स्वाइप कर रहे थे। अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस तेजी से कम होता देख जाओ यूशुआन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये सोचकर कि जांग बिन के शेयर्स वापस मिलते ही उसे करोड़ों का प्रॉफिट होगा, उसने अपना मुंह बंद ही रखा। तीसरे दिन दोपहर को मैं वापस कंपनी पहुंचा। कॉन्फ्रेंस टेबल के दोनों तरफ लोग भरे पड़े थे। नाना मेन चेयर पर बैठे थे और उनका चेहरा बहुत सीरियस था। जैसे मैंने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा, सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। इसमें यहाँ की हिम्मत कैसे हुई? किसी ने धीरे से मजाक उड़ाया। ज्यादातर लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरा तमाशा बन रहा हो। जेंटलमैन, आज आप सबको यहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करने के लिए बुलाया गया है। जांग चुनफांग अपनी जगह से उठी और भारी आवाज में बोली, मैं आप सबसे मिलाना चाहती हूँ। मेरे साथ जो खड़े हैं ये मेरे अपने सगे बेटे जांग बिन हैं, जो मुझसे 23 साल पहले बिछड़ गए थे। और ये जो जांग जिहेंग है, इसका जांग फैमिली से कोई खून का रिश्ता नहीं है। मीटिंग रूम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। जांग चुनफांग ने एक प्राउड स्माइल दी और अपनी बात आगे बढ़ाई। दूसरी बात, जांग जिहेन आज जांग ग्रुप के अपने सारे रोल से ऑफिशियली रिजाइन कर रहा है और वो अपने नाम के सारे शेयर्स पूरी तरह से बिन के नाम ट्रांसफर कर रहा है। तालियों की आवाज और तेज हो गई। कुछ बोर्ड मेंबर्स ने तो खड़े होकर तालियां बजाईं। कांग्रेचुलेशंस आंसर, जो चीज चुराई गई है वो कभी अपनी नहीं हो सकती। आखिरकार सही चीज सही मालिक के पास पहुंच गई। जांग बिन को सबने घेर रखा था। वो बधाइयां और तारीफें बटोर रहा था और बीच बीच में मुझे घूरकर अपनी आंखों से जीत की चमक दिखा रहा था। लियू रुयान भी उसी मीटिंग रूम में मौजूद थी। वो मेरे सामने आई और इतनी जोर से बोली कि हर कोई सुन सके, मैं ऑफिशियली सबको बताना चाहती हूँ कि जांग जिहेंग और मेरा एंगेजमेंट बहुत पहले ही टूट चुका है। अगले महीने मैं और बिन सगाई करने वाले हैं, क्योंकि मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ। चारों तरफ से फिर बधाइयों का शोर गूंजने लगा। सबके चेहरों पर खुशी और एक्साइटमेंट थी। जांग चुनफांग ने मुस्कुराते हुए नाना की तरफ देखा, डैड आप जल्दी से जांग जिहेंग को यहाँ साइन करने के लिए कहिए। इसे शेयर्स तुरंत बिन के नाम ट्रांसफर करने होंगे। और हाँ, क्योंकि अब ये जांग फैमिली का हिस्सा नहीं है, तो इसके नाम पर जितने भी घर, गाड़ियां और जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी है, उसे ये अपने साथ नहीं ले जा सकता। आखिर जांग फैमिली का पैसा किसी रास्ते से उठाए हुए इंसान को तो नहीं दिया जा सकता ना। मीटिंग रूम में बैठे हर इंसान की नजर नाना पर टिक गई। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उस गहरी शांति के बीच नाना धीरे से बोलना शुरू किया, जांग जिहेंग मेरा इकलौता और सगा नाती है। उसके नाम पर जो भी शेयर्स हैं वो किसी को भी ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। जांग चुनफांग की मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई। वो सदमे में अपनी जगह से उठी। डैड, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? बिन आपका सगा नाती है, आप अपना सारा बिजनेस एक ऐसे लड़के को कैसे दे सकते हैं जिसका कोई अता पता ही नहीं है? जांग बिन के चेहरे पर जो वो मासूमियत भरी मुस्कान थी, वो एक झटके में गायब हो गई और उसकी जगह एक डरे हुए भाव ने ले ली। नाना, मैं जानता हूँ कि आप भाई से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन खून का रिश्ता तो खून का ही होता है ना। जो फेक है वो आखिरकार फेक ही रहेगा। नाना ने हाथ हिलाकर उसे चुप कराया। उनका असिस्टेंट आ गया और उसने एक फाइल खोली। एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट सबके सामने कॉन्फ्रेंस टेबल पर रख दी गई। जब नाना ने वो पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट सबके सामने रखी तो माँ जांग चुनफांग अब भी उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ये इम्पॉसिबल है, मैंने खुद बिन के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवाया था, वही मेरा असली बेटा है। डैड, आप सिर्फ फेवरेटिज्म के चक्कर में एक फेक रिपोर्ट बनाकर हम सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। बिन बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, वही आपका असली नाती है। ये बात यहाँ मौजूद हर कोई जानता है। जांग बिन की आंखें भर आईं। वो रोते हुए नाना के पास गया और बहुत धीमी आवाज में बोला, नाना मुझे पता है कि आप भाई से प्यार करते हैं, लेकिन वो जांग फैमिली का खून नहीं है। अगर आपको मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है तो हम एक बार फिर टेस्ट करवा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सच सबके सामने आना चाहिए। नाना ने धीरे से अपनी आंखें उठाई और जांग बिन की तरफ देखा। उनकी नजरों में रत्ती भर भी प्यार या इमोशन नहीं था। उस नजर से डरकर जांग बिन अपनी मां के पीछे छुप गया। जांग चुनफांग गुस्से से चिल्लाई, डैड आप चाहे जितने भी पार्शियल क्यों ना हो, डैड आप पार्शियल हो सकते हैं पर इस लेवल तक नहीं। अपने सगे ग्रैंडसन को छोड़कर आप शेयर्स एक अनाथ को दे रहे हैं। मुझे नहीं परवाह जांग जिहेंग ने क्या ट्रिक्स चली है,
मैं डिसीजन लेती हूँ, मैंने इसे जांग फैमिली से बाहर निकाल दिया है। ये घर का एक पैसा भी नहीं ले जा सकता। तभी एक ठंडी हंसी गूंजी, तुम डिसीजन लोगी। नाना धीरे से खड़े हुए और ऊपर से जांग चुनफैंग को घूरते हुए बोले, तुम होती कौन हो जांग फैमिली के डिसीजन लेने वाली? जांग चुनफैंग सुनने लगे। नाना ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने सेक्रेटरी के हाथ से दूसरी फाइल ली और उसे जांग चुनफैंग के पैरों में फेंक दिया। दूसरी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट बाहर खिसक आई। जांग चुनफैंग और जांग, मैंने देखा कैसे जांग चुनफैंग का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा। वो उन शब्दों को घूर रही थी जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो। ये डेफिनेटली फेक है। जांग बिन तुरंत आगे बढ़ा और उसे संभाला। नाना, सिर्फ ब्रदर को फेवर करने के लिए आप हमें कोई भी स्टोरी बनाकर बेवकूफ नहीं बना सकते। ये सुनकर जांग चुनफैंग की आंखों में फिर से होप जागी। डैड, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। इतने सारे लोगों के सामने आप फेक रिपोर्ट के साथ मजाक कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है आप सच में सठे गए हैं। नाना ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोले, 20 साल पहले मेरी बेटी ने हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म दिया था जिसे एक नर्स ने बदल दिया। जब तक मुझे सच पता चला, मेरी सही बेटी डिलीवरी के दौरान ही मर चुकी थी और पीछे सिर्फ एक बेटा छोड़ गई। और उस वक्त जांग फैमिली में जिस बच्ची को लाया गया था, वो रुके, वो तुम हो। जांग चुनफांग का शरीर कांप गया। मैं उस बच्चे को वापस लाया और तुम्हारे बेटे को एक बार फिर सॉल्व कर दिया। मैं गुस्से में अंधा हो गया था। मैं बस तुम्हें वो दर्द महसूस कराना चाहता था जो अपने बच्चे के बदल जाने पर होता है। हो सकता है तुम इनोसेंट हो, लेकिन तुमने 20 साल तक मेरी बेटी की पोजीशन ली। मैंने तुम्हें पाला, तुम्हें बेस्ट लाइफ दी। शादी से पहले तुम मां बनी, बच्चे को नैनी के भरोसे छोड़ दिया। मैंने उसे भी पाला, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि तुमने अपने सगे बेटे को वापस लाकर जिहन को बुली किया। तुम्हारे परिवार ने पहले ही मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया था और अब तुम मेरी बेटी के बच्चे को बुली करना चाहते हो। नाना का चेहरा गुस्से से ला था। उन्होंने जोर से टेबल पर हाथ मारा। क्योंकि तुमने खुद कहा है कि जो जांग फैमिली का खून नहीं है, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, तो आज से तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। मैं जांग जुनयुन किसी और के अनाथों को नहीं पालता। वो सच में भयंकर गुस्से में थे। किसी की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। जांग चुनफांग एक जिंदा लाश की तरह अपनी चेयर पर धड़ाम से गिर पड़ी, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। डैड, सिर्फ इसे घर में रखने के लिए आप इतना बड़ा लाई बोल रहे हैं? नाना अपनी जगह से हिले तक नहीं। लॉयर ने एक कदम आगे बढ़ाया। मिस जांग, ये दोनों रिपोर्ट्स लीगली वैलिड हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप रीटेस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जांग चुनफांग का मुंह खुला का खुला रह गया। एक लफ्ज नहीं निकला। उसने नीचे अपनी वेल मेंटेन्ड उंगलियों की तरफ देखा। वो पिछले 40 सालों से जांग फैमिली की मालकिन बनकर जी रही थी। लग्जरी लाइफ, महंगे कपड़े, हर कोई उसके इशारों पर नाचता था। किटी पार्टी की औरतें उसकी चापलूसी करती थी। सर्कल में सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे। उसे लगा था कि वो पूरी लाइफ ऐसे ही जीगी। पर अब इस सच ने उसे बता दिया था कि असल में उसकी कोई औकात नहीं है। डैड, उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में डर के आंसू थे। मैंने 23 साल तक आपको डैड कहा है। माना कि ब्लड रिलेशन नहीं है पर इमोशंस तो है ना। नाना ने अपनी नजरें झुका ली। उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। पर मेरी बेटी ने मुझे एक दिन भी डैड नहीं कहा। पास खड़ा जांग बिन भी इस शौक से बाहर आ गया। उसके चेहरे का वो शरीफ और मासूम मास्क अब पूरी तरह से टूट चुका था। वो पागलों की तरह जांग चुनफांग के पास गया और उसे खींचने लगा। मॉम, ये सच नहीं है। ये सब आपसे झूठ बोल रहे हैं। आपने जवाब क्यों नहीं दी थी? पक्का जांग जियन ने टेस्टिंग सेंटर वालों को खरीद लिया है। उसे डर है कि कहीं मैं उसकी पोजीशन ना छीन लूं, इसलिए उसने ये फेक रिपोर्ट बनवाई है। बोलते बोलते उसकी आवाज कांपने लगी थी। ये मेरे साथ ही क्यों? जांग फैमिली का असली वारिस मैं हूं। मैंने 23 साल उस घटिया गांव में गुजारे, इतनी मुश्किल से मुझे वापस लाया गया और अब तुम कह रहे हो कि मैं जांग फैमिली का हिस्सा ही नहीं हूं। वो मेरी तरफ पलटा। उसकी आंखों में एक पागलपन और भयंकर नफरत थी। जांग जिहन, तुम्हें ये सब पहले से पता था ना? तुमने मुझे उस गांव से वापस आते देखा, सबको इंप्रेस करने के लिए कुत्ते की तरह दुम हिलाते देखा। मुझे लगा मैंने वो सब कुछ तुमसे छीन लिया है जो तुम्हारा था। मुझे लगा मैं जीत गया हूं और तुमने मुझे फिर से जमीन पर पटक दिया। तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा ना? मैंने ग्लव्स नहीं कहा, बस बिना किसी इमोशन के उसे घूरता रहा। इनफ। नाना अपनी जगह से खड़े हुए, उनकी आवाज एकदम शांत थी। मैं बात को यहाँ तक नहीं लाना चाहता था, पर तुम लोग मेरे इकलौते वारिस को जैंग फैमिली से बाहर निकालने पर तुले हुए थे। आज से जैंग चुनफैंग का जैंग फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है। घर जब्त, गाड़ियां वापस, सारी बैंक कार्ड्स फ्रीज, मेरे लॉयर्स ये सब हैंडल कर लेंगे। तुम दोनों माँ बेटे कल सुबह तक ये घर खाली कर देना। ये मैटर यहीं क्लोज होता है। जैंग चुनफैंग पूरी तरह से सुन्न थी। डैड, अब मुझे डैड मत बुलाना। नाना ने पलटकर भी नहीं देखा। तुम इस लायक नहीं हो। सिक्योरिटी की मदद से उसे एक एक कदम घसीटते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकाला गया। इसके बाद पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जो लोग अभी कुछ देर पहले एक दूसरे को धक्के मारकर जांग बिन को कांग्रेचुलेट कर रहे थे, अब वो नजरें चुराते हुए पीछे खिसकने लगे। एक डायरेक्टर मेरी तरफ पलटा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही नकली स्माइल थी। मिस्टर जांग, वो तो हमने आपको पहचानने में गलती कर दी। मैं तो हमेशा से कहता था मिस्टर जांग का ऑरा ही अलग है। वो कोई नॉर्मल इंसान थोड़े ही है, वो फेक कैसे हो सकते हैं? यहाँ तक कि लियू रुयान भी चुपके से खिसककर खिड़की के पास जा खड़ी हुई थी। उसका चेहरा शर्म से लाल और सफेद हो रहा था, जैसे अभी अभी चिल्लाकर सगाई तोड़ने का ड्रामा उसने नहीं किसी और ने किया हो। मैंने हंसते हुए सोचा, लोग रंग बदलने में गिरगिट को भी मात दे देते हैं। उधर जांग चुनफांग खड़ी हुई, उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी, मुझे बर्बाद देखकर। अब तुम्हें सुकून मिल गया ना? 20 साल तक मैंने तुम्हें पाला और आखिर में मुझे क्या मिला? एक धोखेबाज। जांग जियान, मुझे तो बचपन में ही तुम्हारा गला घोंट देना चाहिए था। मैं उसे देखता रहा। जिस औरत को मैंने 20 साल तक मौन कहा था, वो आज मेरे सामने खड़ी पागलों की तरह मुझे बद्दुआएं दे रही थी। मुझे अचानक से बहुत थकान महसूस होने लगी। मैंने उसके गंदे शब्दों पर ध्यान देना बंद कर दिया और लॉयर को बाकी चीजें हैंडल करने के लिए छोड़ दिया। मैंने मीटिंग रूम का दरवाजा खोला और वहां से बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद लियू रुयन कंपनी के लॉबी में खड़ी थी। मुझे बाहर आते देख वो तेजी से मेरे पास आई। जी हाँ, उसने मुझे आवाज दी, बिल्कुल पहले की तरह, मुझे तुमसे बात करनी है, हमारी एंगेजमेंट के बारे में। मैं वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर एक नकली चमक आ गई। पहले जो भी हुआ वो मेरी गलती थी। जांग बिन ने मुझे मैनिपुलेट किया था। उसने जानबूझकर हमारे बीच गलतफहमियां पैदा की। मैंने तो कभी उसे सच्चे दिल से प्यार किया ही नहीं। मेरे दिल में तो हमेशा से सिर्फ तुम थे। हम एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं ना? हमारी एंगेजमेंट अभी भी वैलिड है। तुम बस हाँ कह दो, हम अगले महीने शादी कर लेंगे। मैंने बीच में ही उसे रोक दिया। क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम पर प्रेशर डाला है? उसकी स्माइल अचानक से गायब हो गई। तुम्हारे डैड तो ऐसे भी तुम्हें पसंद नहीं करते। मैंने आगे कहा, जांग फैमिली के साथ रिश्ता ही तुम्हारा लेवल सेट करने का इकलौता चांस था। लियू फैमिली में तुम्हारे दिन कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे हैं, राइट? मैंने उसे देखकर एक हल्की सी स्माइल दी और उसके ही शब्द उसे वापस लौटा दिए। लियू रुयान, अब अगर तुम मेरे घुटनों पर गिरकर भी मुझसे शादी की भीख मांगी ना, तो भी मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं गाड़ी में बैठा और आखिरी सांस तक एक्सेलरेटर दबा दिया। पीछे से उसकी बौखलाई हुई आवाज आ रही थी, जांग जिहेंग, तुम बहुत हार्टलेस हो। दूसरी तरफ जॉ युशान का वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से डूब चुका था। पार्टनर कंपनी का बॉस सारे फंड्स लेकर फरार हो गया था और पीछे सिर्फ डेट्स का पहाड़ छोड़ गया। बैंक की रिकवरी कॉल सीधा उसके डैड की कंपनी में जा रहे थे। उसके डैड को तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही आ गया था। जॉ युशान के पास पैसे कहाँ थे, इसलिए उसने सीधा कोर्ट में लॉसूट फाइल कर दिया और सारा ब्लेम जांग बिन पर डाल दिया। कोर्ट के बाहर ही दोनों भिड़ गए। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि मेरी हेल्प करोगे। अब प्रोजेक्ट डूब गया है तो कोई प्लान निकालो ना। जांग बिन भी बौखला गया। मैं प्लान निकालूं? मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारे डेट्स पे करूंगा? तुम खुद फास्ट मनी कमाने के लालच में थे। प्रोजेक्ट फेल हो गया तो इसका ब्लेम मुझ पर क्यों डाल रहे हो? तुमने नहीं कहा था? तुमने सीना ठोककर गारंटी नहीं दी थी। अगर तुम रोज मेरे सामने इतने काइंड और जनरस होने का नाटक नहीं करते तो क्या मैं तुम पर ट्रस्ट करता? मैंने नाटक किया? क्या तुम भी मुझे अपने साइड करने के लिए चापलूसी नहीं कर रहे थे? जैसे ही पता चला कि मैं असली एयर नहीं हूं, तुम दबाकर भाग गए। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझे गालियां दे रहे हो? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अपने बिल्स खुद पे करो। जॉ युफान ने एक घिनौनी हंसी हंसी। उस वक्त तो तुम्हारी टोन कुछ और ही थी। तुमने कहा था शेयर्स मिलते ही तुम मेरी हेल्प करोगे।
तुमने कहा था हम पक्के ब्रदर्स हैं, मैंने तुम्हें महंगे क्लब्स में घुमाने के लिए लाखों स्वाइप कर दिया, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं तुमसे मिला, अब वो बुरी तरह से पछता रहा था। काश मैंने जांग जिहिन की बात सुन ली होती। उसने पागलों की तरह जांग बिन का कॉलर पकड़ लिया। मुझे कुछ नहीं पता, अपनी माँ से कहो कि वो मेरे पैसे दे, उसके पास पक्का पैसे होंगे, वरना हम सब साथ में जेल की हवा खाएंगे। उधर जांग चुनफांग को लग्जरी लाइफ की ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि वो हर रोज जांग बिन से पैसों के लिए झगड़ती थी। जांग बिन ने तो सोचा था कि वो अपनी माँ के साथ एक रिच यंग मास्टर वाली लाइफ जीगा, पर अब वो औरत उसके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन बन चुकी थी। वो भी खून के आंसू रो रहा था। इन सबसे दूर मुझे इन सब बातों का कोई आइडिया नहीं था। कंपनी का काम बहुत हेक्टिक था। नाना ने चेयरमैन की पोजीशन मुझे सौंप दी थी। मेरा हर दिन बस मीटिंग्स, डॉक्यूमेंट साइन करने, क्लाइंट से मिलने और रिपोर्ट्स एनालाइज करने में ही निकल जाता था। जब काम का प्रेशर होता है तो इंसान को कुछ कभी कभी जब रात गहरी हो जाती थी, ऑफिस में सिर्फ मैं अकेला बचता था। मैं उन फ्रेंच विंडोज के सामने खड़ा होकर इस शहर की जगमगाती लाइट्स को देखता, पर उन करोड़ों लाइट्स में से एक भी लाइट मेरे लिए नहीं जल रही थी, और ना ही मैंने किसी और के लिए कोई लाइट जलाई थी। एक रात मैं लेट नाइट ओवरटाइम कर रहा था। जब मैं कंपनी से बाहर निकला तो सीढ़ियों के नीचे एक परछाई खड़ी थी। वो जांग चुनफांग थी। वो काफी कमजोर हो चुकी थी, उसके गाल पिचक गए थे और उसके हाथ में एक थर्मस था। जी हाँ, मुझे बाहर आते देख वो लड़खड़ाते हुए आगे आई और थर्मस मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने तुम्हारे लिए बचपन वाली तुम्हारी फेवरेट याम पोक रिब्स बनाए हैं, जल्दी से टेस्ट करके बताओ। मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। बचपन में जब भी तुम आते थे तो नैनी से यही बनाने की डिमांड करते थे ना। नैनी ने वो सिर्फ एक बार बनाई थी, मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा, और उस दिन मुझे याम से एलर्जी हो गई थी। पर तुम्हें तो कभी कुछ याद ही नहीं रहा। हवा में बड़ा हुआ उसका हाथ वहीं रुक गया। वो अपनी नजरें चुराने लगी। अरे, मैं भूल गई थी। तुम्हें पता है ना, उन दिनों मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता था। मैंने उसे इग्नोर किया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे दर्द महसूस होने लगा। जी हाँ, मुझे अब समझ आ गया है। मैं सच में तुम्हें ही अपना बेटा बनाना चाहती हूँ। आखिर हमने 20 साल एक साथ गुजारे हैं, हमारे बीच एक मदरसन का बॉन्ड है। तुम्हें नहीं पता, जांग बिन वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने सोचा था। जब उसे पता चला कि मेरे पास पैसे नहीं है तो उसने मेरी शक्ल तक नहीं देखी। उल्टा वो मुझे गाली दी। वो सारी हाई सोसाइटी फ्रेंड्स, जब उन्हें पता चला कि मुझे जांग फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है तो वो सब मुझसे ऐसे छुप रही हैं जैसे मुझे कोई छूत की बीमारी हो। बोलते बोलते वो उन सबको गालियां देने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, तुम सही कहते थे, वो सब फेक थी। क्या तुम अभी भी मुझे अपनी मां मानोगे? वो मुझे घूर रही थी और उसकी आंखों में जो कैलकुलेशन और लालच था वो छुपाया नहीं छुप रहा था। मैं एक कदम पीछे हट गया। उसके हाथ से मेरा हाथ छूट गया। वो थोड़ी अजीब तरीके से पीछे हटी, पर ना जाने क्या सोचकर उसने फिर से अपने चेहरे पर एक नकली स्माइल चिपका ली। तुम्हें याद है बचपन में जब तुम्हें हाई फीवर था तो मैं पूरी रात तुम्हारे पास बैठी थी। स्कूल में जब लड़कों ने तुम्हें बुली किया था तो मैं सीधा प्रिंसिपल से लड़ने गई थी, और तुम्हारे बर्थडे पर मैं वो जैकेट दी थी जो तुम्हें बहुत पसंद थी। जब उसका इमोशनल ड्रामा खत्म हुआ तो मैं बहुत ही काम टोन में कहा, तुमने अभी जो भी स्टोरी सुनाई, मेरी मेमोरी के हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जिस रात मुझे फीवर था तो महाजोंग खेल रही थी। नानी मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। जब स्कूल में मेरी लड़ाई हुई तो तुमने मुझे बचाने के बजाय उल्टा मुझे ट्रबल मेकर कहकर डांटा था। और सबसे बड़ी बात, तुमने मुझे आज तक कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया है। मेरे चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। तुम्हें क्या लगता है सबकी मेमोरी तुम्हारी तरह इतनी वीक होती है? जब उसके सारे प्लान्स पर पानी फिरता दिखा तो आखिरकार उसके चेहरे का असली रंग बाहर आ ही गया। उसकी आवाज तीखी हो गई, जांग जिहन, तुम हमेशा हर छोटी चीज का हिसाब क्यों रखते हो? मैंने तुम्हारे जैसा कोल्ड ब्लडेड इंसान आज तक नहीं देखा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी लायक हूँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला है, अब तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। क्या तुम इंसान होगी? तुम एक नंबर की धोखेबाज और घटिया इंसान हो। अब वो अपने ड्रामा से पूरी तरह बाहर आ चुकी थी और सड़कों पर चिल्लाने लगी। क्या तुम मुझे भूखे मरते हुए देखोगे? अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत बची है तो अभी मेरे अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करो। उसकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड हो रही थी। मैंने हल्का सा इशारा किया। गार्ड्स तुरंत आ गया और उसे दोनों तरफ से पकड़ लिया। वो पागलों की तरह छटपटा रही थी, लेकिन उसे घसीटते हुए मेन गेट से बाहर निकाल दिया। उसके चिल्लाने की आवाज धीरे धीरे कम होती गई, और अब यह तय था कि वो मेरी लाइफ में दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। चिंगमिंग फेस्टिवल वाले दिन ना पहली बार कंपनी नहीं गए। उन्होंने एक ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ था और वो मेरे ऑफिस के दरवाजे पर खड़े थे। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाने ले जाना है। हमारे आसमान में हल्के भूरे बादल छाए हुए थे। नाना मेरे आगे चल रहे थे। उनकी स्पीड हमेशा से थोड़ी स्लो थी। मेरे हाथ में एक बुके था और मैं उनसे बस आधा कदम पीछे चल रहा था। हवा बहुत तेज थी। वो एक टूमस्टोन के सामने आकर रुक गए। उस पर लगी फोटो की औरत बहुत यंग थी। उसकी आंखें बहुत जेंटल थी और होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी। नाना वहां खड़े होकर उसे बहुत देर तक देखते रहे। मैं नीचे झुका और अपने साथ लाए हुए व्हाइट फ्लावर्स उस टूमस्टोन के सामने रख दिए। तेज हवा से फूल की पंखुड़ियां हल्की हल्की कांप रही थी। मॉम कहना मेरे लिए बहुत अजीब सा फीलिंग था। फोटो में वो औरत बस मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। 20 सालों का वो लंबा वक्त जैसे एक पल में सिमट गया हो। नाना ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज बहुत धीमी थी। मैं उस वक्त उससे मिल नहीं पाया था। जब मैंने उसे ढूंढा तो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। पीछे सिर्फ तुम बचे थे। मुझे तो उसे खाने में क्या पसंद था? क्या उसे अंधेरे से डर लगता था? जांग चुनफांग ने मुझे 40 सालों तक डांट कहा, पर मेरी अपनी सगी बेटी ने मुझे एक बार भी डांट नहीं कहा। उनकी बूढ़ी आंखों के कोनों में आंसू चमक रहे थे। मैं नीचे झुका और उस टूमस्टोन की तरफ देखा। मॉम, मैं जांग जियन हूँ। नाना ने मुझे ढूंढ लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक पल के लिए रुका। आपने बहुत स्ट्रगल किया है नाना, और मैं, हम दोनों आपको बहुत मिस करते हैं। दूर आसमान में कुछ परिंदे उड़ रहे थे। मेरे दिल में बहुत सी बातें थी जो मैं कहना चाहता था। जब तक शाम नहीं होगी हम वहीं रहे। नाना खड़े हुए तो उनका बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया। मैंने तुरंत उन्हें संभाला। उन्होंने मेरे हाथ को थपथपाया। चलो। हवा का शोर कुछ देर के लिए थम गया था। हम वापस